Hello guys, welcome to our channel, and today in today's lecture we are going to elaborate and emphasize on the moment and its applications. Before going to further, so what we are going to be discussed today is the understanding the principle of the moment. What are the formulas used for calculating the moment? Equilibrium conditions for the moment. Second, lastly, the Wagnum theorem and the couple. So let's start with the first. What is moment? Now, moment is the tendency of a force to cause a rotation about a point. Here मोमेंट बेसिकली होता क्या है कि मोमेंट आपका एक फोर्स होती है. क्या होती है ये? इसको मोमेंट ऑफ फोर्स भी कहते हैं. जिस फोर्स की वजह से कोई भी रोटेशन आपको देखने को मिले. क्या देखने को मिले? रोटेशन. और ये रोटेशन अबाउट अ हिंज्ड पॉइंट हो सकता है. हिंज पॉइंट हो सकता है और अबाउट अ पाइवोटेड पॉइंट. ओके, लाइक आप जो है दरवाजे को जब बंद करते हो खोलते हो तो इट इज़ अ हिंज पॉइंट. ठीक है. इसी तरीके से जो हमारे ब्रिजेस वगैरह होते हैं या आपकी बहुत सी ऐसी मशीन्स होती हैं जैसे कि स्विंग मशीन्स वगैरह जो हैं जिनों के साइडों में आपके लगाए जाते हैं हिंज टाइप्स के, तो वो आपके पाइवोटेड पॉइंट्स होते हैं. हिंज पॉइंट्स को जो ग्राफिकली अगर देखा जाए तो हम उसको कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं और वहीं पे पाइवोटेड वालों को भी हम इसी से रिप्रेजेंट किया जाता है. सो बेसिकली मोमेंट क्या हो गया? मोमेंट is a force which has the capability to rotate the body or about a point. और पॉइंट आपके कौन से हो सकते हैं? या तो हिंज पॉइंट होगा या फिर आपका पाइवोटेड पॉइंट होगा और मे बी इन सम प्लेसेस इट्स अ फिक्स्ड पॉइंट टू. बट द पॉइंट which are going to be used for the causing the moment should be hinged or the pivoted. और in another words हम कह सकते हैं कि मोमेंट आपकी फोर्स की वो टेंडेंसी है जो कि किसी भी बॉडी के अंदर रोटेशन पैदा करे ड्यू टू द एप्लीकेशन ऑफ द फोर्सेस. सो moments will depends upon the magnitude of the force and the perpendicular distance. as मोमेंट जो होता है, मोमेंट मैथमेटिकली अगर देखा जाए तो फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है. आपका मैग्नीट्यूड ऑफ द मोमेंट जो डिपेंड करेगा कि इसकी कितनी ज़्यादा मैग्नीट्यूड होगा, वो डिपेंड करेगा कि भाई आप कितना ज़्यादा फोर्स लगा रहे हो या कितना ज़्यादा परपेंडिकुलर डिस्टेंस है. जितना ज़्यादा परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा उतना ज़्यादा मोमेंट प्रोड्यूस होगा फॉर अ स्पेसिफिक फोर्स. और अगर आप परपेंडिकुलर डिस्टेंस को कांस्टेंट रखते हो और फोर्स को वेरी करते हो तो जितनी ज़्यादा आप फोर्स लगाओगे फॉर अ कांस्टेंट परपेंडिकुलर डिस्टेंस आपका मोमेंट उतना ज़्यादा बढ़ेगा. अच्छा, ये मोमेंट की हमें ज़रूरत क्यों पड़ती है? तो मोमेंट की हमारी ज़रूरत पड़ती है टू एनालाइज द स्टेबिलिटी ऑफ द स्ट्रक्चर. स्ट्रक्चर के जो डिफरेंट पार्ट्स होते हैं लाइक द बीम और आपके बीम्स के सेक्शंस हो गए और डिफरेंट आपके स्लैब हो गई. ठीक है. तो इन्हों को एनालाइज करने के लिए हम मोमेंट का देखते हैं. इसके अंदर आपका कैपिलरी के लिए भी आ जाता है, कॉलम्स के लिए भी, और साथ के साथ मैकेनिकल इंजीनियरिंग में जो हम इसका इस्तेमाल करते हैं वो इस्तेमाल करते हैं फॉर नोइंग द लीवर बिहेवियर एंड द गियर्स.
तो गियर्स और मैकेनिकल लीवर्स की अगर हमें डिज़ाइनिंग करनी है तो वहाँ पर भी हम मोमेंट्स को कंक्लूड करते हैं. नाउ इट इज़ ऑल्सो यूज्ड फॉर द टॉर्क इन द इंजन. टॉर्क क्या होता है? टॉर्क इज़ ऑल्सो अ फोर्स विच रोटेट द बॉडी. यहाँ पे मोमेंट जो होगा ये अबाउट अ पॉइंट होता है. मोमेंट किसके अबाउट होता है? अबाउट अ पॉइंट. और ये वाले पॉइंट्स जो होते हैं ये आपके हिंज्ड पॉइंट हो सकते हैं या फिर आपके पाइवोटेड पॉइंट हो सकते हैं. टॉर्क क्या होगा? टॉर्क सेम रहेगा, हैव द टेंडेंसी टू रोटेट द बॉडी, लेकिन ये अबाउट द एक्सिस करता है. ठीक है, तो एक्सिस के अलोंग अगर क्या कहते हैं आपका रोटेशन पैदा हो रहा है तो ये टॉर्क कहलाएगा. और अगर किसी भी फोर्स की वजह से पाइवोटेड पॉइंट या हिंज्ड पॉइंट के अलोंग कोई रोटेशन पैदा हो रहा है तो वो कहलाएगा आपका मोमेंट. ठीक है. नाउ फिर उसके बाद है कि एप्लीकेशंस ऑफ द मोमेंट. तो मोमेंट्स की हमारे कहाँ कहाँ पे ज़रूरतें पड़ती हैं. तो जैसा कि इट इज़ फाउंड इन द ब्रिजेस, क्रेन्स एंड मैकेनिकल लिंकेज. इट इज़ ऑल्सो यूज्ड इन द लीवर सिस्टम फॉर द अपलिफ्टिंग द लोड. और द आप बोल सकते हो कि अपलिफ्टिंग जितनी भी क्या कहते हैं मशीनें होंगी उनों के अंदर भी हम इसका इस्तेमाल करते हैं. साथ के साथ इसका जो टरबाइन के जो मैकेनिज़्म होगा यानी कि रोटेशन ऑफ द मैकेनिज़्म, उस पर भी हमारा क्या कहता है मोमेंट लागू होता है. इसी तरीके से हाइड्रोलिक डैम्स वगैरह में जो आपके प्रोपेलर्स होते हैं या जो आपके टरबाइन्स लगे हुए होते हैं तो वहाँ पर भी उनके रोटेशन के लिए भी आपका मोमेंट रेस्पॉन्सिबल होता है. इट इज़ ऑल्सो बी अप्लाइड इन द कार सस्पेंशन सिस्टम्स जो कि बैलेंसिंग के काम आती है हमारे, कि आपकी गाड़ी जो है स्किड वगैरह ना करे. ऑल्सो बी यूज्ड इन द एयरक्राफ्ट विंग्स बैलेंस द कैलकुलेशन. तो एयरक्राफ्ट के जो विंग्स वगैरह बने होते हैं जिन्हें हम बेसिकली प्रोपेलर्स कहते हैं, जिनों के अंदर ब्लेड्स वगैरह लगे हुए होते हैं, तो वहाँ पर भी आपका मोमेंट देखा जाता है. नाउ मैथमेटिकली अगर बात करी जाए मोमेंट की तो मोमेंट को मैथमेटिकली जो रिप्रेजेंट किया जाता है वो रिप्रेजेंट किया जाता है m = F × d, वेयर F इज़ द अप्लाइड फोर्स और m जो है वो न्यूटन है और इसकी जो SI यूनिट है वो है न्यूटन मीटर. d जो है वो आपका क्या है? परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द अप्लाइड फोर्स. और SI यूनिट बात करी जाए तो न्यूटन मीटर में होता है और इसको कभी कभार किलो न्यूटन मीटर में भी करते हैं जब हमारी फोर्सेस ज़्यादा हों. इफ़ द फोर्स एक्ट्स ऑन द पाइवोट, जब आपकी किसी पाइवोट पॉइंट के ऊपर फोर्स लगेगी तो वहाँ पे आपका मोमेंट ज़ीरो होगा. ठीक है, यानी कि आप जो भी फोर्स लगाओगे, जैसे कि हमें पता है कि भाई हमारा मोमेंट जो होता है ये अगर एक पाइवोटेड पॉइंट है, आप फोर्स यहाँ पे लगा रहे हो, F फोर्स यहाँ पे लग रहा है, तो अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन मोमेंट क्या होगा? मोमेंट अगर ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो गया तो मोमेंट होगा हमारा F × d. वहीं पर आप इस डिस्टेंस को कम करते करते इसके पाइवोटेड पॉइंट पर ले आओ, यानी कि फोर्स को अब आप यहाँ पे लगा दो. यहाँ पर आप कितना भी फोर्स लगाओगे लेकिन यहाँ पे जो d है, d यहाँ के यहाँ पर आते हुए =0 हो गया तो आपका मोमेंट भी ज़ीरो होगा. तो इसलिए कहा जाता है कि अबाउट व्हेन द फोर्स एक्टेड एट द पाइवोटेड पॉइंट और द हिंज्ड पॉइंट, the moment will be 0. Okay, the next one is the
टाइप्स ऑफ द मोमेंट, हमारे मोमेंट कितने टाइप्स के होते हैं? बेसिकली हमारे मोमेंट्स जो होते हैं वो 2 टाइप्स के होते हैं। एक है आपका क्लॉकवाइज मोमेंट और दूसरा है एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट। क्लॉकवाइज मोमेंट हम किसी के कहेंगे? क्लॉकवाइज मोमेंट हम उसको कहेंगे जब आपकी एप्लीकेशन ऑफ द फोर्स की वजह से जो मोमेंट प्रोड्यूस हो रहा है वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रहा हो। यानी कि जिस तरीके से आपकी घड़ी का मूवमेंट होता है, अगर वो एक कुछ इस तरीके से जा रहा है तो ये आपका क्लॉकवाइज हो गया, और वहीं पे घड़ी अगर इस तरीके से घूम रही है तो ये आपका एंटी क्लॉक हो गया। तो यहाँ पर भी यही है कि जब आपने फोर्स इसके ऊपर लगाई, फोर्स लगाने की वजह से ये बैंड होना शुरू हो गया और उसकी डायरेक्शन डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगी, तो यहाँ पे ये हमारा कहलाएगा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। सिमिलरली ये आपका दूसरे लेफ़्ट हैंड साइड की अगर तरफ आप फोर्स लगाओगे और ये भी डाउनवर्ड डायरेक्शन की तरफ करेगा, ठीक है, तो ये आपका एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट होगा। नाउ एक चीज़ हमें देखनी चाहिए कि भाई आपका जो डायरेक्शन ऑफ फोर्स जो होगा उसी डायरेक्शन में आपका मोमेंट भी होगा, ठीक है। यानी कि अगर आप फोर्स को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लगा रहे हो तो मोमेंट भी आपका क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगा। वहीं पे अगर आप फोर्स को एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अप्लाई कर रहे हो तो मोमेंट भी आपका एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन के अंदर लिया जाएगा। सो क्लॉकवाइज मोमेंट, इफ द फोर्स इज एक्टिंग ऑन अ बॉडी which causes the rotation in clockwise direction are termed as the clockwise moment। इसकी जो एग्जाम्पल हैं वो हैं आपकी फाउंड इन क्लोजिंग ऑफ द टैप। जब आप टंकी वगैरह को टैप को बंद करोगे तो वहाँ पे आपको क्लॉकवाइज मोमेंट देखने को मिलेगा, गियर्स का, और इसी तरीके से व्हील्स रोटेशन, तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा क्लॉकवाइज मोमेंट। ये व्हील की जो डायरेक्शन है वो आउटवर्ड डायरेक्शन है, जब आप उसे पुश करोगे तब आपको क्लॉकवाइज मोमेंट देखने को मिलेगा। वहीं पे जब हम इसको पुल करेंगे तो पुल करने पर आपको एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट देखने को मिलेगा। तो एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट क्या हो गया? इफ़ अ फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी causes the rotation in anti-clockwise direction, then are terms at the anti-clockwise moment। ये कहाँ पे पाया जाता है? ओपनिंग ऑफ अ टैप, जब आप टंकी टैप जो है उसको खोलोगे तो वहाँ पर आपको एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट देखने को मिलेगा। विंड टरबाइन, कन्वेयर बेल्ट्स एंड द क्रेन्स, तो इन सारे सिस्टमों के अंदर हमें आपका एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट देखने को मिल सकता है। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज द प्रिंसिपल ऑफ द मोमेंट। प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स ये क्या कहता है कि व्हेन द बॉडी इज बैलेंस्ड, यहाँ पे बैलेंस्ड की जो बात हो रही है वो क्या है? आपकी बॉडी जो है वो इक्विलिब्रियम में है। किस में है? इक्विलिब्रियम में, यानी कि नेट हॉरिजॉन्टल फोर्सेस ज़ीरो होगा और नेट वर्टिकल फोर्सेस ज़ीरो होगा। अंडर द इफेक्ट ऑफ number of coplanar forces, then total sum of the clockwise moment equal to the sum of the anti-clockwise moment। यानी कि जब आपके पास सिस्टम ऐसा होगा, कोप्लेनर की बात हो रही है। कोप्लेनर सिस्टम आप सब जानते ही हो कि क्या होता है। कोप्लेनर सिस्टम हमारा वो हो गया जो कि सेम प्लेन के अंदर हो। किसके अंदर हो? सेम प्लेन के अंदर, यानी कि जितनी भी फोर्सेस आपकी काम कर रही हैं या तो वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में होंगी या सेकंड क्वाड्रेंट में होंगी या थर्ड क्वाड्रेंट में होंगी या फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर एक्ट कर रही होंगी। तो जब आपकी सेम
प्लेन के अंदर बहुत सारी फोर्सेस काम करती हैं और वो सारी की सारी फोर्सेस बैलेंस्ड होंगी, तब उस वाले पॉइंट पर आपका एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट क्लॉकवाइज मूवमेंट के बराबर होगा। मैथमेटिकली अगर इसको रिप्रेजेंट करा जाएगा तो वो सम ऑफ ऑल द क्लॉकवाइज मूवमेंट इज इक्वल टू द सम ऑफ ऑल द एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट। इस प्रिंसिपल की ज़रूरत क्यों पड़ती है कि ताकि हम अपने स्ट्रक्चर की एनालिसिस को सही से कर सकें। साथ के साथ ये एप्लीकेबल होता है फॉर द डिज़ाइनिंग ऑफ द सीसॉज एंड द क्रेन्स और इंश्योर द स्टेबिलिटी इन द मैकेनिकल सिस्टम्स। सीसॉ तो आप सभी समझते होंगे, जो झूला होता है जिसके अंदर एक यहाँ पे फलक्रम लगा हुआ होता है और यहाँ पर आपका एक बंदा बैठेगा, दूसरा बंदा यहाँ पे होगा, जो अप डाउन करते रहते हैं। जिसकी फोर्स ज़्यादा होगी उधर की तरफ ये झुक जाएगा और जिधर कम फोर्स लगेगी उधर की तरफ ये अपवर्ड डायरेक्शन में होगा। ना इसको प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट को समझने के लिए हमारे पास एक सिस्टम यहाँ पर दिया हुआ है। इस सिस्टम के अंदर क्या है कि ये एक ही प्लेन के अंदर है, बहुत सारी फोर्सेस काम कर रही हैं। यहाँ पर इसका जो पॉइंट ऑफ ओरिजिन है, यानी कि जहाँ पे ये अबाउट जिस पॉइंट के हम निकालेंगे वो मान लो कि यहाँ पर सेंटर में O है। कहाँ पर है? सेंटर पे O है और यहाँ पे इन सब की दूरी इन्होंने बता रखी है कि भाई किस पे कितनी दूरी है। यहाँ पर पहले हम फोर्सेस की बात कर लेते हैं। तो F1 फोर्स, F2 फोर्स, F3 फोर्स एंड द F4 फोर्स यहाँ पे काम कर रही हैं। यहाँ पर आप देखोगे तो F4 फोर्स कौन सी? F4 फोर्स और F3 फोर्स ये आपकी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है। कौन कौन सी फोर्स? F3 फोर्स और F4 फोर्स जो है ये आपकी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है और क्योंकि इनका जो डायरेक्शन बन रही है वो कुछ इस तरीके से बन रही है, ठीक है। और वहीं पर आपकी अगर फोर्सेस की बात करी जाए F1 एंड F2 दे आर एक्टेड एज द एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है, क्योंकि इनकी डायरेक्शन कुछ इस तरीके से आ रही है। यानी कि ये वाली फोर्सेस आपकी कहलाएंगी कैसे बिहेव कर रही हैं? ये क्लॉकवाइज बिहेव कर रही हैं। और F1 एंड F2 कैसी बिहेव कर रही हैं? ये कर रही हैं एंटी क्लॉकवाइज। ओके नाउ अब यहाँ पे अगर हम मोमेंट अबाउट अ पॉइंट निकालें और वो पॉइंट रखें हम O, तो यहाँ पर हर एक का अलग अलग देखें। अगर एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट पे बात करी जाए तो F1 एंड F2 आर द फोर्सेस। तो यहाँ पर F1 से F2 तक का जो वो F1 का 0 से O से F1 का जो डिस्टेंस है वो D1 है। F2 का जो डिस्टेंस है वो रिप्रेजेंट करा जा रहा है D2 से। सिमिलरली F3 का डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ये O से डिनोट, वो D3 से डिनोट किया जा रहा है। एंड F4 का जो डिस्टेंस है वो हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं D4 से। ना अगर हम यहाँ पे देखें मोमेंट सम ऑफ एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट, ये जो मोमेंट निकाला गया है ये निकाला गया है मोमेंट अबाउट पॉइंट O, ठीक है। पॉइंट O के अबाउट में निकाला गया है। M1 रिप्रेजेंट कर रहा है एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट को, तो सेम फार्मूला होगा। जितने भी एंटी क्लॉकवाइज वाले होंगे उनको देखेंगे। फार्मूला क्या होता है? फोर्स इनटू द परपेंडिकुलर डिस्टेंस, और पहले वाले के अंदर जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो D1 है, यानी कि F1 D1। सिमिलरली F2 वाले का जो डिस्टेंस है वो D2 है परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो F2 D2।
अब यहाँ पे क्लॉकवाइज मोमेंट की बात करी जाए, यहाँ पर भी जो हम कैलकुलेट कर रहे हैं वो कर रहे हैं मोमेंट अबाउट पॉइंट ओ के अबाउट हमने मोमेंट निकाला, रिप्रेजेंट किया जाएगा m2 से। तो यहाँ पे क्या होगा, F3D3 एंड F4D4। तो रिजल्टेंट जो मोमेंट आएगा वो आएगा सम ऑफ द क्लॉकवाइज मोमेंट, सम ऑफ ऑल द एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट। और इसी को हम रिप्रेजेंट अगर करें तो ये होगा सम ऑफ मोमेंट क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट इक्वल टू द सम ऑफ क्लॉकवाइज मोमेंट। तो दिस इज वेरीफाई द प्रिंसिपल ऑफ द मोमेंट विच स्टेट दैट एट इक्विलिब्रियम कंडीशन, और आप बोल सकते हो कि बैलेंस कंडीशन में कोप्लेनर फोर्सेस, कैसी फोर्सेस, कोप्लेनर फोर्सेस अगर एक्ट कर रही हैं किसी पॉइंट पर, तो वहाँ पर आपका क्लॉकवाइज मोमेंट विल बी इक्वल टू द सम ऑफ एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट। ये किस लिए इस्तेमाल में किया जाता है, सेम है कि बिल्डिंग क्या आते हैं आपके स्ट्रक्चर इस एनालिसिस के अंदर, स्पेशली द बीम और विंग मशीन एंड द लोड बैलेंसर के अंदर हम इसको कैलकुलेट करते हैं या इस्तेमाल के अंदर लेकर आते हैं द प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट को। ना अब बात करी जाए कि भाई इक्विलिब्रियम कंडीशंस होंगी कौन कौन सी। तो जैसा कि हमने बताया कि अगर आपकी फोर्सेस कैसी हैं, कोप्लेनर फोर्सेस हैं, यानी कि आपका सेम प्लेन के अंदर नंबर ऑफ फोर्सेस काम कर रही हैं, तो अगर आप बोलना चाहोगे कि वो इक्विलिब्रियम कंडीशन में है, तो उस वाले केस में आपका जितना भी हॉरिजॉन्टल फोर्सेस होंगी या जितनी भी वर्टिकल फोर्सेस होंगी या जितना भी मोमेंट निकल कर आ रहा होगा वो सब का सब ज़ीरो होगा। ठीक है। फॉर इक्विलिब्रियम इफ़ द अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल द एक्सटर्नल फोर्सेस एंड देयर मोमेंट अबाउट any point in their plane is equal to 0, which represent this equation, यानी कि sum of all the horizontal forces equal to 0, sum of all the vertical forces equal to 0 and the moment about the any point will also be equal to 0। ये किस लिए इस्तेमाल होता है, अगेन द स्टेबिलिटी ऑफ द स्ट्रक्चर्स, ब्रिज एंड बिल्डिंग डिज़ाइनिंग के अंदर इस्तेमाल होता है, मशीन स्टेबिलिटी की कैलकुलेशन में इस्तेमाल होता है, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट एयरक्राफ्ट वेट डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर भी हम इसका इस्तेमाल करते हैं, लाइक द CG सेंटर ऑफ ग्रेविटी की तरह। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज़ कि कोप्लेनर फोर्सेस के अंदर आपका कौन कौन सी अलग कंडीशंस होती हैं फॉर द इक्विलिब्रियम। तो जैसा कि हमें पता है कि हमारे पास दो कंडीशंस होती हैं। एक कंडीशन वो है कि जिसके अंदर आपके फोर्सेस अगर सेम प्लेन के अंदर हैं, और तो वहाँ पे जो दूसरी कंडीशन अराइजेज होती है कि उनके पॉइंट ऑफ ओरिजिन विल बी द सेम और नॉट, जिनको हम बोलते हैं कॉन्ग्रेंट। और अगर पॉइंट ऑफ ओरिजिन सेम नहीं है तो ये आपका हो जाएगा नॉन कॉन्ग्रेंट। तो कोप्लेनर फोर्सेस और कॉन्ग्रेंट फोर्स सिस्टम के अंदर आपका जो इक्विलिब्रियम कंडीशन होंगी, कौन सी होंगी, इक्विलिब्रियम कंडीशंस जो होंगी वो सेटिस्फाई करेंगी दिस वन। ठीक है, यानी कि यहाँ पर आपका हॉरिजॉन्टल फोर्सेस एंड सारी वर्टिकल फोर्सेस का जो सम अप होगा वो ज़ीरो होगा, बट मोमेंट मे बी और मे नॉट बी इक्वल टू ज़ीरो। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आपकी एक पॉइंट के अलोंग अगर हम निकालेंगे
मोमेंट को, तो वो ड्यू टू द डिस्टेंसेस हमारा अलग अलग हो सकता है। वहीं पे अगर हम बात करें कोप्लेनर नॉन कॉन्ग्रुएंट फोर्स सिस्टम की, तो यहाँ पर इक्विलिब्रियम कंडीशन को जो सेटिस्फाई करेगा उसके अंदर हमारा ये होगा, यानी कि सम ऑफ ऑल द हॉरिजॉन्टल फोर्सेस मस्ट बी इक्वल टू 0, सम ऑफ ऑल द वर्टिकल फोर्सेस मस्ट बी इक्वल टू 0 एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट द सम ऑफ द मोमेंट विल ऑल्सो बी 0। तो ये एक बेसिक डिफरेंस है बिटवीन द कोप्लेनर कॉन्ग्रुएंट फोर्स सिस्टम, जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ आपका हॉरिजॉन्टल फोर्सेस और वर्टिकल फोर्सेस 0 होंगे। वहीं पे जब हमारी बात करी जाएगी कोप्लेनर नॉन कॉन्ग्रुएंट फोर्स सिस्टम की, तो यहाँ पर आपकी तीनों की तीनों चीज़ें 0 के बराबर होंगी, यानी कि आपके सम ऑफ ऑल द हॉरिजॉन्टल फोर्सेस, सम ऑफ ऑल द वर्टिकल फोर्सेस एंड सम ऑफ द मोमेंट विल बी 0। यहाँ पे मोमेंट जो होगा ये आपका क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, ये दोनों का सम अप होगा। आई थिंक दैट विल बी सफिशिएंट। एंड नेक्स्ट टॉपिक इज द वैगनम थ्योरम। वैगनम थ्योरम जो है ये भी आपका इक्विलिब्रियम कंडीशन के ऊपर बेस्ड है, और इसके अंदर जो हम फोर्सेस का इस्तेमाल करते हैं वो भी आपकी कोप्लेनर फोर्सेस हैं, यानी कि ये इस वाले सिस्टम के अंदर भी हमारी नंबर ऑफ फोर्सेस जो काम कर रही होंगी वो मैनी काम कर रही होंगी, लेकिन एक पार्टिकुलर फोर्स के ऊपर। तो ये इसका स्टेटमेंट है कि भाई इट स्टेट दैट द सम ऑफ द मोमेंट ऑफ अ सिस्टम ऑफ कोप्लेनर फोर्सेस अबाउट एनी पॉइंट इज इक्वल टू द मोमेंट ऑफ द रिजल्टेंट फोर्स अबाउट द सेम पॉइंट। कहने का मतलब ये है कि अगर जैसा कि हमें पता है कि अगर हमारे पास 2 या 2 से ज़्यादा फोर्सेस हैं तो हम उनको काउंटरैक्ट करने के लिए, यानी कि इनका सेम इफ़ेक्ट प्रोड्यूस करने के लिए एक रिजल्टेंट फोर्स को फाइंड आउट करते हैं, यानी कि जितनी ये 3-4 फोर्सेस मिलकर काम कर रही होंगी उतना ही एक ये फोर्स काम करेगी। तो यहाँ पर वैगनम थ्योरम कहता है कि भाई जितना मिलकर ये सारी के सारे फोर्सेस इंडिविजुअली मोमेंट क्रिएट कर रहे हैं उतना ही इनका एक रिजल्टेंट मोमेंट को प्रोड्यूस करेगा, बट कंडीशन एक है अबाउट द सेम पॉइंट। इसके अंदर ये नहीं होगा कि भाई आप जो है पॉइंट को अलग अलग कर दें। जैसा कि फिगर के अंदर आप अगर देखोगे तो इस फिगर के अंदर हमें दिखाया गया है कि एक आपकी फोर्स, ये एक कैंटिलीवर बीम है, कैसा है कैंटिलीवर बीम है, एक कैंटिलीवर बीम है, कैंटिलीवर बीम है और इसके ऊपर जो नंबर ऑफ फोर्सेस लग रही हैं वो F1, F2, F3 इन द सेम पॉइंट पर लग रही हैं। ये मान लो कि पॉइंट आपका A हो गया, ये B हो गया और ये C हो गया, ठीक है। अगर मैं मोमेंट यहाँ पर निकाला जाए अबाउट अ पॉइंट O, किसके अबाउट में, पॉइंट O के अबाउट में, देन फोर्स इनटू द परपेंडिकुलर डिस्टेंस, जो यहाँ से यहाँ तक का फोर्स F1 का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो A है, F2 का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो F2 है, और सिमिलरली F3 का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो C है। तो फोर्स इनटू देयर परपेंडिकुलर डिस्टेंस, फोर्स F1 into A, where A is the perpendicular distance from the point O. Similarly आप जब इधर से इधर की तरफ जा रहे हैं, हमारा मूवमेंट जो है वो इधर है 0 से C की तरफ, तो F2
यहाँ पे मिस्टेक हो गई है, यहाँ पे ये F2 इंटू बी सिमिलरली प्लस F3 इंटू सी प्लस द मोमेंट्स, ये M1 मोमेंट है और ये M2 मोमेंट है। M1 मोमेंट विल बी गवर्न या बन जो रहा है वो ड्यू टू द फोर्स F1 है, और यहाँ पे जो F3 की वजह से जो मोमेंट बन रहा है वो आपका F2 है। तो अगर वेगनम थ्योरम को ये सेटिस्फाई करेगा तो इस वाली कंडीशन के अंदर हमें इन सारे मोमेंट का और साथ के साथ अलग अलग पॉइंट का मोमेंट अगर लोगे तो अबाउट दैट पॉइंट विल बी द सेम। तो सम ऑफ द मोमेंट ऑफ कोप्लेनर फोर्सेस, यानी कि हमने जितनी भी ये कोप्लेनर फोर्सेस का अभी जो हमने मोमेंट निकाला ये बराबर होगा मोमेंट ऑफ द रिजल्टेंट फोर्स, यानी कि जो आपका इन सब का फोर्सेस F1 प्लस F2 प्लस F3 का जो भी रिजल्टेंट आ रहा होगा ये इनके रिजल्टेंट के मोमेंट के बराबर होगा। ठीक है, आई थिंक इट विल बी ओके। और नहीं तो हम एक और दफ़ा बता देते हैं कि इसके अंदर स्टेटमेंट के अंदर कहा जा रहा है कि सम ऑफ द मोमेंट ऑफ अ सिस्टम ऑफ कोप्लेनर फोर्सेस। कोप्लेनर फोर्सेस हम जानते हैं कि कैसी होंगी, जहाँ पर आपके सेम प्लेन के अंदर सारी की सारी फोर्सेस एक्ट कर रही होंगी अबाउट एनी पॉइंट इज इक्वल टू द मोमेंट ऑफ द रिजल्टेंट फोर्स अबाउट द सेम पॉइंट। एक सेम पॉइंट के अलोंग ये इक्वल होगा। यानी कि अगर मान लो कि यहाँ पर आपका एक कोई पॉइंट है, जैसा कि यहाँ पर है, यहाँ पर हमारे फोर्सेस लग रहे थे F1, F2 एंड F3, तो इनका जो रिजल्टेंट होगा वो कुछ इन द सेम सेंस में आएगा। ठीक है, कैसे आएगा? सेम सेंस के अंदर आएगा। यहाँ पर हम मान लेते हैं कि ये आपका F1 है, ये F2 है और ये आपका F3 है। तो यहाँ पे रिजल्टेंट अगर आपका R आ रहा है इन बिटवीन द फोर्सेस, ठीक है, और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस हमने A दिया हुआ है, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस हमें B दिया हुआ है, और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस हमें C दिया हुआ है, और O से, तो यहाँ से O से R तक का जो डिस्टेंस है मान लो कि D है। तो इन वाले केसेस में जब हम मोमेंट अबाउट O निकालेंगे, किसके अबाउट में निकालेंगे? मोमेंट अबाउट O निकालेंगे, यानी कि MO जो होगा वो हमारा बराबर होगा F1 इंटू A प्लस F2 इंटू B प्लस F3 इंटू C मस्ट बी इक्वल टू R, या आप बोल सकते हो FR इंटू T। सेम पॉइंट के अलोंग हमने निकाला, यानी कि मोमेंट हमने किसके अलोंग निकाला है? यहाँ पे पॉइंट O के अलोंग निकाला है। तो इन सब का सम आपके रिजल्टेंट के मोमेंट के सम के बराबर होगा। दिस इज द स्टेटमेंट फॉर द वेरिंगटन थ्योरम। ये मैंने सिंपल वे में समझाया है, बाकी जो है इसके बहुत कॉम्प्लिकेटेड भी फिगर्स हैं जो कि समझाने में इस्तेमाल में आती हैं। तो टू मेक दैम इजी आई यूज दिस एग्जाम्पल। नेक्स्ट है आपकी पैरेलल फोर्सेस। तो पैरेलल फोर्सेस आपकी वो फोर्सेस हो गई जिनके बीच की जो इक्वी डिस्टेंस के ऊपर होंगी। इन लोगों के फोर्सेस के बीच में कैसा डिस्टेंस होगा? इक्यू डिस्टेंस होगा, यानी कि एक बराबर का डिस्टेंसेस होंगे, और इनकी डायरेक्शन अगर सेम है, इन द सेम डायरेक्शन में है, जिसे हम बोलते हैं हैव द सेम सेंस,
तो हम ऐसी फोर्सेस को बोलेंगे लाइक पैरेलल फोर्सेस। और अगर हमारा डायरेक्शन अलग अलग है बट दे आर पैरेलल, तो हम इसको लेते हैं अनलाइक पैरेलल फोर्सेस। कैसे इस्तेमाल में लेते हैं? व्हाट वी कॉल इट अनलाइक पैरेलल फोर्सेस। लाइक अगर आप फिगर के अंदर देखोगे तो यहाँ पर आपकी F4 और यहाँ पर F6 एंड F2 कौन कौन सी? F2 is parallel to F4 पैरेलल टू F6। ये आपकी लाइक फोर्सेस हैं। कैसी फोर्सेस हैं? लाइक पैरेलल फोर्सेस। क्यों? क्योंकि इन सब की डायरेक्शन जो है वो आपस में बराबर है। और वहीं पे बात करी जाए F1, कौन कौन सी फोर्सेस? F1, F3 एंड F5 ये आपस में पैरेलल हैं। F1 पैरेलल टू F3 पैरेलल टू F5, दे आर ऑल्सो पैरेलल टू ईच अदर और इनकी डायरेक्शन भी सेम है। ये इनकी जो डायरेक्शन है इसकी अप डायरेक्शन है और इसकी जो डायरेक्शन है वो आपकी डाउन डायरेक्शन है। तब भी ये फोर्सेस आपस में कहलाएंगी लाइक पैरेलल फोर्सेस। अब वहीं पर अगर मैं लूँ F1 फोर्स पैरेलल टू F2 फोर्स, ठीक है, और या फिर लूँ मैं F3 फोर्स पैरेलल टू F4 फोर्स, या F5 फोर्स और F6 फोर्स, दे ऑल आर पैरेलल टू ईच अदर। ये एक दूसरे के पैरेलल तो हैं, लेकिन F1 की डायरेक्शन जैसे कि अपवर्ड डायरेक्शन में है, लेकिन F2 की डायरेक्शन F2 की डायरेक्शन अपवर्ड में है और F1 की जो डायरेक्शन है वो डाउनवर्ड है। सिमिलरली F3 की जो डायरेक्शन है वो हमारी डाउनवर्ड डायरेक्शन में है और F4 की अपवर्ड डायरेक्शन में है। F5 की भी जो डायरेक्शन है वो डाउनवर्ड में है और F6 की डायरेक्शन जो है वो अपवर्ड में है। तो इस तरीके का जो अगर सिस्टम आपको देखने के लिए मिलता है जिसमें डायरेक्शंस ऑफ द फोर्सेस अलग अलग हों लेकिन आपस में पैरेलल हों, तो ये आपके कहलाएंगे अनलाइक पैरेलल फोर्सेस। ठीक है, और वहीं पर आपस में पैरेलल हों और डायरेक्शन भी सेम हो, जैसे कि F2, F4, F6 ये अपवर्ड डायरेक्शन में है, आपस में पैरेलल भी हैं, तो ये कहलाएंगे लाइक पैरेलल फोर्सेस। चाहे इनकी डायरेक्शन अपवर्ड हो या डाउनवर्ड, सेम डायरेक्शन होनी चाहिए, चाहे सारी की सारी अपवर्ड डायरेक्शन में होंगी या सारी की सारी डाउनवर्ड डायरेक्शन में होंगी। तो इस तरीके की फोर्स सिस्टम होंगी वो आपकी पैरेलल फोर्स सिस्टम कहलाएंगी। और वहीं पर अगर आपकी अपवर्ड डायरेक्शन में है सारी की सारी, तो ये आपकी लाइक पैरेलल फोर्स सिस्टम कहलाएगा। और वहीं पर ये सारी की सारी फोर्सेस आपस में पैरेलल तो हैं लेकिन इनकी डायरेक्शन भी आपस में है, तो ये कहलाएंगी अनलाइक पैरेलल फोर्स सिस्टम। जैसा कि अगर हम इस फिगर की बात करें तो इस फिगर के अंदर दोनों ही चीज़ें हैं, अपवर्ड डायरेक्शन में भी है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में भी है, तो ये वाला जो फोर्स सिस्टम है ये कहलाएगा अनलाइक पैरेलल फोर्स सिस्टम। I think it will be clear to you. Now, अगर हमारे पास दो लाइक पैरेलल फोर्सेस हैं, दो लाइक पैरेलल फोर्सेस का मतलब क्या हो गया? या तो सारी की सारी फोर्सेस, दोनों फोर्सेस अपवर्ड डायरेक्शन में होंगी या दोनों फोर्सेस जो है डाउनवर्ड डायरेक्शन में होंगी, तब इनका बिहेवियर कैसा होगा? रिजल्टेंट
कैसे निकल कर आएगा। देखो यहाँ पर आपको एक फिगर दिखाई दे रही है जहाँ पर हमारी P एंड Q जो है ये फोर्सेस हैं, और ये दोनों फोर्सेस आपस में कैसी हैं, पैरेलल फोर्सेस हैं। कैसे फोर्सेस हैं, पैरेलल फोर्सेस हैं। इनके बीच रिजल्टेंट जो आएगा वो समहाउ इनके बीच में आएगा। नेचर, पोजीशन ऑफ द रिजल्टेंट विल बी इन बिटवीन द फोर्सेस P एंड Q, और इसकी डायरेक्शन जो होगी, डायरेक्शन विल बी द सेम एज बोथ द फोर्सेस हैव। ठीक है, तो रिजल्टेंट की जो पोजीशन होगी, पोजीशन कहाँ होगी, इन बिटवीन द फोर्सेस ऑलवेज। ठीक है, जब भी क्या कहते हैं इस तरीके का कोई सिस्टम आपको दिखाई देगा तो वहाँ पर अगर पोजीशन ऑफ द रिजल्टेंट हमें पूछा जाएगा तो हम डायरेक्टली ये कहेंगे कि भाई ये दोनों जो लाइक फोर्सेस हैं इनों के बीच में पड़ेगा। और इसकी डायरेक्शन की अगर बात करी जाए, डायरेक्शन कहाँ होगी, तो डायरेक्शन इसकी सेम होगी, सेम एज द पैरेलल लाइक फोर्सेस हैव। यानी कि जैसे भी आपकी पैरेलल फोर्सेस की डायरेक्शन होगी लाइक पैरेलल फोर्सेस की, उसी डायरेक्शन के अंदर ये भी काम करेगा। और पोजीशन क्या होगी रिजल्टेंट की, ये इन बिटवीन द फोर्सेस होगा ना। तो यहाँ पर देखा जाए कि व्हेन पैरेलल लाइक फोर्सेस P एंड Q आर रिजॉल्व, यहाँ पर जो आपको मिलेगा वो मिलेगा R इज इक्वल टू P प्लस Q, और R की जो डायरेक्शन होगी वो पैरेलल होंगे टू P एंड Q एंड डायरेक्टेड इन द सेम सेंस, यानी कि जैसा इनकी डायरेक्शन होगी वो उसी डायरेक्शन के अंदर काम करेगा। जब हम मोमेंट लेंगे, व्हेन वी टेक द मोमेंट अबाउट द पॉइंट C, यानी कि इस पॉइंट C के अबाउट में मोमेंट लेंगे तो मोमेंट क्या होता है, फोर्स इनटू द परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो फोर्स आपकी P हो गई, और इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या हो जाएगा हमारा AC। इस वाली फोर्सेस का जो सिस्टम, P वाली फोर्स का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा वो आपका AC होगा। इसी तरीके से इस वाले का देखा जाएगा अबाउट द फोर्स Q, तो Q इंटू BC, और हम निकाल सकते हैं कि P अपॉन BC इज इक्वल टू Q अपॉन AC इंटर एक्सचेंज करके। ठीक है, तो यहाँ से हमें मिलेगा कि C जो है डिवाइड करेगा AB को इंटरनली इन द इनवर्स रेशियो ऑफ द फोर्सेस। यानी कि इसकी पोजीशन को अगर हमें पता करना पड़े तो कैसे होगा कि A से B अगर हमारा जो है मान लो कि A से B का जो डिस्टेंस है वो 6 है, 6 सेंटीमीटर मान लेते हैं, और BC जो डिस्टेंस है वो हमारा अगर 4 सेंटीमीटर है, तो P अपॉन 4 इक्वल टू Q अपॉन 6। इतने डिस्टेंस पर आपको जाकर अपना पॉइंट C मिल जाएगा जहाँ पर आपका ये रिजल्टेंट फोर्स R काम कर रहा होगा। ये तो केस हो गया जब आपकी दो फोर्सेस आपस के अंदर पैरेलल हों, तो और इनका नेचर जो होगा वो कैसा होगा, लाइक होगा, यानी कि सेम सेंस में होंगी, डायरेक्शन सेम होंगी। तो उन वाले केस के अंदर अगर आपको पता करना पड़े कि आपका रिजल्टेंट की पोजीशन कहाँ पर होगी, तो पोजीशन इन बिटवीन द फोर्सेस होंगी, और
यहाँ पर जिस पॉइंट के ऊपर ये काट रहा होगा वो इसको इंटरनली काट रहा होगा, और किस पोजीशन पे काट रहा होगा कि ये इनके इनवर्स रेशियो में होगा टू देयर फोर्सेस। सिमिलरली अगर बात करी जाए रिजल्टेंट फोर्स ऑफ द टू अनलाइक फोर्सेस, यानी कि यहाँ पर आपकी फोर्सेस की जो डायरेक्शन है वो आपस में अलग अलग होंगी, लेकिन नेचर जो होगा ये आपस में पैरेलल होंगी। लाइक इस वाली फिगर के अंदर जैसा कि हमें दिखाई दे रहा है कि ए पी एक है और एक है आपका बी क्यू। तो यहाँ पे ए पी पैरेलल टू बी क्यू है, और सिंपली आप बोल सकते हो कि फोर्स पी पैरेलल टू द फोर्स क्यू, बट दे आर अनलाइक। क्यों? क्योंकि डायरेक्शन ऑफ फोर्स पी की अपवर्ड में है और डायरेक्शन ऑफ द क्यू जो है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में है। डायरेक्शन की अगर हम यहाँ पे शो करें तो ये अपवर्ड में है और ये आपका डायरेक्शन डाउनवर्ड में है। तो इस वाले केस के अंदर जो रिजल्टेंट आपका निकल कर आएगा वो निकल कर आएगा बाहर की तरफ। कहाँ होगा रिजल्टेंट? रिजल्टेंट शुड बी एक्टिंग एज R is equal to P minus Q if P is greater than Q। अगर आपकी मैग्नीट्यूड ऑफ Q ज़्यादा होगा मैग्नीट्यूड ऑफ P से, तो देन R comes out to be Q minus P। तो जहाँ पर अगर इस वाले केस के अंदर हमने जो कंसिडर किया है वो कंसिडर किया है कि मैग्नीट्यूड ऑफ P इज़ ग्रेटर देन द मैग्नीट्यूड ऑफ Q, तो देन R जो है वो एक्ट करेगा बेसिकली बाहर की तरफ, और जिसका मैग्नीट्यूड ज़्यादा होगा R भी उसी के सेंस में काम करेगा। जैसा कि इस वाले केस में जो हमने लिया है यहाँ पे P का मैग्नीट्यूड ज़्यादा है देन द Q, तो यहाँ पर आपका जो रिजल्टेंट की डायरेक्शन होगी, डायरेक्शन विल बी सेम एज P। और यहाँ पर अगर हम ये सेकंड केस की बात करें जिसके अंदर मैग्नीट्यूड ऑफ Q इज़ ग्रेटर देन द मैग्नीट्यूड ऑफ P है, तो यहाँ पर डायरेक्शन जो होगी R की वो सेम होगी, सेम एज Q। ठीक है, डायरेक्शन। नाउ सेम एज टेकिंग मोमेंट अबाउट द सी, यहाँ पे अबाउट द सी के मोमेंट में लेंगे तो फोर्स P इंटू ए सी हो जाएगा, और सिमिलरली फोर्स Q इंटू बी सी हो जाएगा। ये आपका ए सी डिस्टेंस होगा, ये आपका बी सी डिस्टेंस होगा। तो यहाँ पर भी सेम निकल कर आएगा कि भाई आपका P अपॉन बी सी इज इक्वल टू Q अपॉन ए सी होगा, एंड C डिवाइड्स ए बी एक्सटर्नली। कैसे एक्सटर्नली कर रहा होगा? जब आपकी फोर्स जो हैं अनलाइक फोर्सेस होंगी, पैरेलल सिस्टम होगी, और वहीं पर अगर लाइक सिस्टम होगा तो ये इंटरनली करेगा। कैसे करेगा? इंटरनली इन द इनवर्स रेशियो ऑफ द फोर्सेस। यहाँ पर एक चीज़ देखने की ये है कि अगर आप मोमेंट अबाउट द अदर पॉइंट्स लोगे वो विल बी इक्वल टू द ज़ीरो होगा। मोमेंट अबाउट P और मोमेंट अबाउट Q विल इक्वल टू ज़ीरो। नाउ सेंटर ऑफ द पैरेलल फोर्सेस। पैरेलल फोर्सेस का सेंटर कहाँ पे होगा? पॉइंट्स वेयर द रिजल्टेंट फोर्स एक्टेड। तो इसका जो पैरेलल सेंटर जो होगा पैरेलल फोर्सेस का आपके रिजल्टेंट फोर्स पर मिलेगा। ये इंडिपेंडेंट होता है ऑन द इंक्लिनेशंस ऑफ द फोर्स सिस्टम, क्रूशियल इन द सेंटर ऑफ द मास कैलकुलेशंस,
or helps in balancing the uneven loads. So there are some benefits of calculating the parallel forces. Now the last topic is the concept of the couple. तो couple basically होता क्या है कि couple के अंदर a pair of equal and opposite forces with different line of action applied simultaneously, यानी कि जब आप किसी एक पॉइंट के ऊपर या किसी एक चीज़ के ऊपर टू इक्वल फोर्सेस, अगर इसकी डायरेक्शन ये है, यहाँ पे एफ ए से डिनोट कर रहे हैं, और अगर किसी की डायरेक्शन ये अपवर्ड होगी, इसकी डायरेक्शन डाउनवर्ड है एट पॉइंट ए, और इसकी डायरेक्शन एट पॉइंट बी जो है वो अपवर्ड है, और इसको हमने एफ बी से कर लिया, तो ये कहलाएगा कपल। यहाँ पे मैग्नीट्यूड दोनों के F1 FA बराबर FB होगा। मैग्नीट्यूड विल बी द सेम बट डायरेक्शन विल बी अपोजिट। ठीक है, तो जब आपका ऐसा फोर्स सिस्टम बनेगा, वहाँ पर जो फॉर्म होगा उसको हम बोलेंगे कपल। जैसा कि फिगर के अंदर हमें दिखाया गया है कि फिगर के अंदर हमारा एक ये लीवर मान लो चाहें, एक ए पॉइंट है और एक बी पॉइंट है। यहाँ पर हम इसको रोटेट कर रहे हैं, तो ये अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लग रही है, ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लग रही है, और इसकी वजह से आपका बॉडी के अंदर रोटेशन देखने को मिल रहा है, तो देन इट इज़ कॉल्ड एज द कपल। ठीक है, तो कपल इज़ ऑल्सो द पार्ट ऑफ द मोमेंट, और इसकी भी जो क्या कहते हैं बेसिक रिक्वायरमेंट होगी, ये भी आपकी बॉडी के अंदर रोटेशन को पैदा करेगी। ये स्पेशल केस इसलिए है क्योंकि इसके अंदर हमारी इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस एक्ट करती हैं। कैसी फोर्सेस एक्ट करती हैं? इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस, यानी कि मैग्नीट्यूड इनका सेम होगा और डायरेक्शन इनकी आपस में अपोजिट होंगी। कपल cause a pure rotation about the translation. What does it mean? It mean कि ये आपका एक्सिस के अलोंग में रोटेशन को नहीं करता है, बल्कि ये इनकी पेरिफेरी के अलोंग में या किसी एक अबाउट अ पॉइंट के अलोंग में रोटेशन को लेता है। ठीक है, लाइक क्लोजिंग एंड ओपनिंग ऑफ अ वाटर टैप। जब आप पानी की टंकी को खोलते हैं तो हम एक इधर से और एक इधर की तरफ से फोर्स को लगाते हैं, ये इसको इधर की तरफ रोटेट करेगा और इसकी वजह से ये इधर की तरफ रोटेट होगा। तो टू इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस लग रही हैं, ये बस इसको ही रोटेट करेंगे, ना कि ये जो बीच में इसके अरेंजमेंट क्या कहते हैं आपका जो इसके अंदर एक्सिस होता है, ये एक्सिस के अलोंग तो रोटेट करेगा, लेकिन एक्सिस को रोटेट नहीं करेगा। एक्सिस के अलोंग रोटेट होगा बट इट डज नॉट रोटेट द एक्सिस। The resultant force of such types of the couples must be 0, यानी कि इनका हमेशा जो भी रिजल्टेंट आएगा वो रिजल्टेंट 0 के बराबर आएगा। The perpendicular distance between the line of action of the two forces forming a couple is called the arm of couple। जैसा कि फिगर के अंदर दिखाया गया है कि इसको जो हम कहेंगे, इसको हम कहेंगे आर्म ऑफ कपल।
यानी कि ये एक तरीके से आपका कनेक्शन की तरह काम करता है। जो ये पूरा डिस्टेंस होगा ए से लेके बी तक का, ये हमारा कहलाएगा आर्म ऑफ कपल। कपल इज ऑल्सो known as the torque, which can be mathematically represented as the force into the arm distance। यानी कि इस वाले को केस के अंदर क्या होगा कि टॉर्क इक्वल टू फोर्स इनटू ए बी। ठीक है, नाउ इसकी एसआई यूनिट होगी न्यूटन मीटर। एग्जाम्पल ऑफ द कपल, तो इसके एग्जाम्पल्स के अंदर हैं ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ द टैप, यूजिंग अ बाइसिकल हैंडल, जो आपके चाहे बाइक हो या बाइसिकल हो तो इनों के जो हैंडल्स होते हैं, जब आप इसे इधर की तरफ टर्न करते हो तो इधर की तरफ आपको थोड़ा छोड़ना पड़ता है ताकि आप अपनी गाड़ी को राइट टर्न ले सकें। इसी तरीके से जब आपको लेफ़्ट टर्न लेना होगा तो आप लेफ़्ट वाले को दबाओगे, राइट वाले को हल्का छोड़ोगे, इन द सेंस ऑफ द फोर्स। और जब आपको बिल्कुल स्ट्रेट लाइन के अंदर चलना होता है तो आप दोनों ही फोर्स की हैंडल्स के ऊपर जो फोर्सेस को रखते हो वो बराबर का रखते हो। तो दिस इज व्हेन ड्यूरिंग द बैलेंसिंग, तो वहाँ पर जो फोर्स क्या कहते हैं मोमेंट प्रोड्यूस होता है उसको हम बोलते हैं कपल। इसी तरीके से रेंच मशीन की वजह से किसी बोल्ट को खोलना या बंद करना इज ऑल्सो अ कपल। नाउ देयर आर द सम प्रॉपर्टीज ऑफ द कपल द which should be satisfied by the couple. The algebraic sum of the moment of forces forming a couple about any point in their plane is constant। यानी कि अगर आप मोमेंट निकालोगे फोर्सेस का किसी पॉइंट्स के अलोंग तो वो हमेशा कांस्टेंट आएगा। क्यों? क्योंकि वहाँ पर आपकी फोर्सेस हमेशा कांस्टेंट रहती हैं। इसी तरीके से कि एनी टू कपल्स ऑफ इक्वल मोमेंट एंड सेंस, यहाँ पे सेंस की जो बात हो रही है वो डायरेक्शन की बात हो रही है, अगर सेम डायरेक्शन में होंगी इन द सेम प्लेन आर इक्विवेलेंट इन देयर इफेक्ट। यानी कि जब किसी दो कपल इक्वल मोमेंट्स को प्रोड्यूस कर रहे हैं और उनकी डायरेक्शन भी सेम है और वो सेम प्लेन के अंदर भी हैं, तो ये आपस में इक्विवेलेंट होंगे और इनके जो इफेक्ट देखने को मिलेंगे वो भी आपस में बराबर होंगे। नाउ two couples acting in one place upon a rigid body whose moments are equal but opposite in sense balance each other like the bicycle। ठीक है, जैसे बाइसिकल का स्टैंड होता है वहाँ पे कपल आपके फॉर्म होंगे, तो ये एक रिजिड बॉडी के ऊपर काम कर रहे हैं और मोमेंट्स भी इनके इक्वल होंगे लेकिन अपोजिट इन डायरेक्शन में होंगे। पहले जो है कपल काम कर रहे थे, इक्वल थे, डायरेक्शन भी सेम थी, सेम प्लेन के अंदर थे, तो इनका जो इफ़ेक्ट पड़ रहा था वो बराबर का पड़ रहा था। यहाँ पर है कि आपके जो कपल होंगे दो वो इक्वल मोमेंट्स में होंगे लेकिन इनकी डायरेक्शन जो होगी वो अपोजिट सेंस में होंगे, तब ये जाके आपकी बॉडी को बैलेंस करेंगे। A force acting on a rigid body can be replaced by equal like force acting at any other point and couple whose moment equal to the moment of the force about the point where
the equal like force is acting. And the last one is any number of the coplanar couples are equivalent to a single couple whose moment is equal to the algebraic sum of the individual moments. ये बेसिकली आपका रिजल्टेंट बेस्ड है कि जब आपके किसी कोप्लेनर के फोर्स सिस्टम के अंदर फोर्सेस काम कर रहे हों, वो कपल्स फॉर्म हो रहे होंगे और ये आपस में इक्विवेलेंट भी होंगे, तो इन सब को काउंटरैक्ट करने के लिए एक रिजल्टेंट कपल भी फॉर्म हो सकता है जो कि सेम इम्पैक्ट प्रोड्यूस करे जैसा कि ये सारे के सारे अलग अलग कपल फॉर्म कर रहे थे. इट्स लाइक द वैगनम. ठीक है, जैसा कि वैगनम थ्योरम के अंदर था कि बहुत सारे आपके मोमेंट मिलकर किसी फोर्स सिस्टम के अंदर बहुत सारे मोमेंट प्रोड्यूस हो रहे हैं, तो उन सबको काउंटरैक्ट करने के लिए उनका जो रिजल्टेंट का मोमेंट होगा वो उनके बराबर होगा. तो दिस इज़ ऑल अबाउट द टुडेज लेक्चर. आई होप यू एंजॉय इट, एंड इफ़ यू हैव एनी क्वेरी प्लीज़ राइट डाउन इन द कमेंट.